हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आ गया हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त और एजुकेटर रुपेश कुमार। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम देखेंगे एक एक करके। हम आज बीएससी फर्स्ट ईयर का इसका देखेंगे। हम बीएससी फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, इसके बारे में हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। इसका है बीएससी फर्स्ट ईयर का फिज़िकल केमिस्ट्री से रिलेटेड यूनिट 5 जो है, यूनिट 5 में पार्ट ए केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बताया गया है। केमिकल काइनेटिक्स आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे वो रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। जैसा कि आप लोगों के सिलेबस में लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसमें हम उसको डील करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स, होता क्या है। तो केमिकल काइनेटिक्स होता है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मैकेनिज्म्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर का अध्ययन करते हैं, उसका क्रिया विधि समझते हैं, मैकेनिज्म समझते हैं, साथ ही साथ हम उस पर प्रभावित करने वाले कारक को भी समझते हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रेट ऑफ द रिएक्शन अभिक्रिया की दर का अध्ययन करेंगे, उसका क्रियाविधि समझेंगे, साथ ही साथ हम इसमें प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानते हैं। ये पूरा ब्रांच ही क्या कहलाता है, केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। इस केमिकल काइनेटिक्स को फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ये रिएक्शन लिखा हूँ यहाँ पे A + B से C बन रहा है, तो इस रिएक्शंस में हम देखेंगे इस रिएक्शंस का रेट क्या होगा, साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इसको क्या क्या प्रभावित कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर है जो इसको प्रभावित कर रहे हैं, ये भी हम समझेंगे, और साथ में इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये वाला हो केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला पॉइंट हमारा, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखो 3 टाइप से केमिकल रिएक्शंस होता है। एक तो वेरी फास्ट रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, इसका टाइमिंग जो होता है रिएक्शंस कंप्लीट होने का 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻18 सेकेंड होता है। ठीक है, मतलब बहुत ही कम सेकेंड में, बहुत ही कम 10⁻⁻4 से लेकर 10⁻⁻18 सेकेंड, बहुत ही कम सेकेंड्स में क्या होता है, ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाता है। तो अगर हम इस रिएक्शंस का रेट ऑफ द रिएक्शन फाइंड करना चाहें तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कोई कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जो इसको थोड़ा स्लो कर दे, क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शंस को इन्हेंस भी करता है और थोड़ा स्लो भी करता है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, कोई कैटलिस्ट यूज़ करके हम इसका रेट ऑफ द रिएक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि सिंपल वे में अगर देखा जाए तो बहुत कम समय में ये कंप्लीट हो जाता है, तो हमें रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली मेजर कर पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जैसे कि एग्जांपल लिखा है मैंने, AgNO3 + NaCl से क्या बनता है, AgCl और NaNO3। तो आप डायरेक्टली एक एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड हम देख लेते हैं मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, जिसका जो स्पीड है वो ना तो बहुत स्लो होगा और ना ही बहुत फास्ट होगा, ये मॉडरेट होता है। तो इसका हमें क्या करना है, रेट डिटरमाइन करना ईजी हो जाता है। इसका रेट निकालना हमारे लिए क्या पॉसिबल होता है। ठीक है, ये सबसे परफेक्ट होता है केमिकल काइनेटिक्स के लिए। मॉडरेट रिएक्शन होना चाहिए जो थोड़े समय में कंप्लीट हो, ना ही बहुत ही ज़्यादा स्लो नहीं होना चाहिए जो कई महीने लग जाएँ या फिर 2-4 महीने लग जाएँ, साल लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो 1 या 2 दिन 3 दिन में कंप्लीट हो जाए उसको हम बोलेंगे मॉडरेट रिएक्शन। तो इसका रेट निकालना आसान होता है और इसको पॉसिबल होता है। ठीक है, एग्जांपल है CH3CO CH2H5 NaOH का रिएक्शंस कराते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है और एथेनॉल बनता है। आप एक एग्जांपल बस याद रख सकते हो। ठीक है, ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं आगे, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, थर्ड हमारा वेरी स्लो रिएक्शन। इस रिएक्शंस को कंप्लीट होने में कई महीने लग जाते हैं, 2 महीने 3 महीने भी लग सकते हैं, कभी तो 5-6 महीने भी लग जाता है। तो इसलिए वेरी स्लो रिएक्शंस में आते हैं। 3 रिएक्शंस कंप्लीट करने के लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, या फिर रिएक्शंस को फास्ट कराने के लिए इसमें कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा जो रिएक्शंस को क्या करे, स्पीड कर दे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आप याद रखेंगे। एग्जांपल देख सकते हो, 2H2 + O2 रूम टेम्परेचर पे होता है तो 2H2O फॉर्म होता है।
ठीक है। तीसरे रिएक्शंस को भी इस वेरी स्लो जो रिएक्शंस होते हैं इनका भी हमें रेट डिटरमाइन कर पाना आसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो हम इसको थोड़ा कैटलिस्ट देके यूज़ करते हैं, जिससे हमें रेट ऑफ द रिएक्शंस निकालने में, अभिक्रिया की दर निकालने में आसानी हो। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा केमिकल काइनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या होता है। अब हम चलते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। ठीक है, तो इसमें समझते हैं अभिक्रिया की दर या फिर रेट ऑफ द रिएक्शंस होता क्या है। जैसा डेफिनेशन लिखे, मेजरमेंट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि इकाई समय में किसी भी अभिक्रिया के, इकाई समय में किसी भी रिएक्शंस के अभिकारक या फिर रिएक्टेंट या फिर उत्पाद या प्रोडक्ट की सांद्रता में, कॉन्सेंट्रेशन में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस कहलाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे एक रिएक्शंस के थ्रू समझेंगे इसको। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा मैंने A + B, तो अगर मैं यहाँ पर इसका पहले स्टार्टिंग में जब टाइम क्या है, टाइम t = 0 है, तो ये मान लो 10 मोल्स पर लीटर है, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 10 मोल पर लीटर है, इसका भी क्या होगा, 0 होगा। अभी C और D कुछ बना ही नहीं है। ठीक है, फिर t = मान लो 5 मिनट्स ले लेता हूँ मैं, 5 मिनट बाद इसका 8 हो जाता है, इसका भी 8 हो जा रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे 2 और 2 इसका बन जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम टाइम, साम्यावस्था में ये 5 हो गया, ये भी 5 और ये भी 5। तो आप देख रहे हो समय के साथ क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होते जा रहा है तो किसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, अभिकारक का या फिर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। पहले 10 था, फिर 8 हो गया, इस टाइप से और कम होते जाएगा, फिर फाइनली एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा था, पहले 0 था, कुछ नहीं बना था, बाद में क्या हुआ, 2 मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट हो गया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन इसका बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हम इकाई समय में ले रहे हैं, मीन्स कोई भी टाइम पे ले रहे हैं, 5 मिनट्स 10 मिनट्स, ये सब हम टाइम पे कर रहे हैं, तो इसीलिए लिखा गया इकाई समय में अभिक्रिया के अभिकारक यानी रिएक्टेंट की सांद्रता में परिवर्तन या फिर उत्पाद या फिर प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं ये डायग्राम से बता देता हूँ, जैसे देख रहे हो यहाँ पे आप, अभिकारक क्या है, यहाँ पे A और B अभिकारक हैं, रिएक्टेंट है, तो इनका सांद्रता देखो क्या हो रहा है, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। देख रहे हो समय के साथ, टाइम के साथ सांद्रता जो है ना, सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, ये डिक्रीज होते जा रहा है रिएक्टेंट का, जबकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप इस सिंपल डायग्राम से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए अभिक्रिया की दर, तो आप वहाँ पर डायग्राम भी बना दो, जिससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं अभिक्रिया की दर को लिखते कैसे हैं केमिकल काइनेटिक्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर या फिर रेट ऑफ द रिएक्शंस लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लिखेंगे, अभिकारक की सांद्रता में कमी, अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे क्या करेंगे, हम उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, डेल्टा टी जो इकाई समय है। ठीक है, इकाई समय में कर देंगे। देखो तो यहाँ पे क्या होगा, अभिकारक कौन है, यहाँ पे ए हमारा है, तो अभिकारक की सांद्रता को हम इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ये वाला ब्रैकेट से, तो ये लिखेंगे d/dt। तो इकाई समय में d/dt लिख दिया अभी यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा अभिक्रिया की दर। ठीक है, ये हो गया। सेम अभिकारक की सांद्रता में कमी, अब वो चाहे कोई भी सांद्रता ले सकते हो, ए का भी ले सकते हो, बी का भी ले सकते हो, तो अभिक्रिया की दर ये भी होगा -dBA/dt। ठीक है, ये भी होगा, बट क्या होगा, अब अभिकारक की सांद्रता में कमी भी होता है इसके इक्वल, या फिर उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रहा है बटे इकाई समय में, बटे समय लिख दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे काट के इसको लिख देते हैं हम समय। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अब उत्पाद की सांद्रता पे क्या हो रहा है,
सी जो है आपका उत्पाद है, सी आपका क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की सांद्रता में क्या हो रहा है, प्लस लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो उसका सांद्रता बढ़ रहा है, ठीक है। या फिर इसी के इक्वल और क्या लिख सकते हैं हम, डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि डी में भी क्या हो रहा है, सांद्रता उसका बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ए और बी जो कि रिएक्टेंट की सांद्रता में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। इंग्लिश में बोलेंगे तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई टाइम, तो इसका ये हो गया। इसी के इक्वल क्या होगा, डी बी बाई डी टी भी होगा, ठीक है, दोनों क्योंकि रिएक्टेंट है, जबकि सी और डी क्या है, उत्पाद है। तो यहाँ पे जो माइनस साइन है, इसका मीनिंग क्या हो रहा है माइनस साइन का, ये कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज को बता रहा है। कॉन्सेंट्रेशन में किसको बता रहा है, डिक्रीज हो रहा है उसको बता रहा है, जबकि यहाँ पे जो प्लस है, ये जो प्लस है ये सब किसको बता रहा है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा बता रहे हैं। क्योंकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है समय के साथ, यहाँ पे देखो आप T0 पे पहले कॉन्सेंट्रेशन इसका ज़्यादा था, जैसे जैसे टाइम हम इंक्रीज करते गए, इसका कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होते गया, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते गया। तो वही है माइनस साइन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को दिखा रहा है, कम होते जा रहा है समय के साथ, जबकि आपका जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होते जा रहा है। तो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई टाइम कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अभिक्रिया की दर फाइंड हो जाएगा। एक एग्जांपल से लेके और मैं आपको समझाता हूँ, जिससे आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम एक रिएक्शंस लेते हैं, ये हो गया बी, सी और डी। यहाँ पे जो स्मॉल ए बी सी डी है वो क्या है, ये है स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो इसके लिए हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर अभिक्रिया की दर, क्रिया की दर, ठीक है। क्या होगा, तो माइनस डी ए बाई डी टी तो हो गई, साथ में आप ये याद रखेंगे यहाँ पर जो कोफिशिएंट है, जो स्मॉल ए है, वो इस फॉर्म में उसको लिखा जाता है। तो 1 बाई ए डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, अभिक्रिया की दर इसके इक्वल भी है, अभिक्रिया की दर 1 बाई बी डी बी बाई डी टी भी इक्वल है। या फिर अभिक्रिया की दर किसके इक्वल भी होगा, देखो 1 बाई सी, क्योंकि सी क्या है, प्लस फॉर्म में प्रोडक्ट है, तो क्या होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन तो इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस लिखेंगे, साथ ही साथ हम लिखेंगे प्लस भी लिख सकते हैं 1 बाई डी लिखेंगे। उसके बाद इसको मिटा के फिर से लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे, 1 बाई डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी बाई डी टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपकी अभिक्रिया की दर का फार्मूला। इस फार्मूले से हम एक न्यूमेरिकल करेंगे इस वीडियो के लास्ट में, तो उसमें यहाँ पर ये यूज़ होगा। तो आप इसको, इस वाले को, कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसी रिएक्शंस को एक और रिएक्शंस के एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं उसको भी। अगर आप सिंपल वे में 2a + 3b 4c या फिर 5d इस टाइप से लिख सकते हो, तो इसको क्या लिखेंगे, इसका रेट क्या होगा, रेट होगा, अभिक्रिया की दर होगा 1/2 माइनस होगा, क्योंकि रिएक्टेंट किसका है, तो ए का है, dt, फिर माइनस होगा 1/3 dB बाई dt, प्लस के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सी क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है वो, तो कॉन्सेंट्रेशन सी, अब प्लस लिखेंगे 1/5, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये डी है, ठीक है। तो इस टाइप से रेट ऑफ रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, जो रेट है वो इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, ऐसा नहीं कि एक ही साथ हो। अब किसी दो इक्वेशन को यूज़ करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, जिसको मैं लास्ट वीडियो में, इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। आपको अभिक्रिया की दर समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ एवरेज औसत दर क्या होता है, वो हम देखेंगे औसत वेग, ठीक है, औसत वेग या फिर एवरेज वेलोसिटी देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, देखो चेंज इन कंसंट्रेशन, सांद्रता में परिवर्तन की दर ऑफ एनी रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट, या फिर
आप रिएक्टेंट बोल सकते हो, अभिकारक बोल सकते हो, या फिर उत्पाद फॉर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, दिए हुए समय अंतराल पर, दिए हुए समय अंतराल पर। ठीक है, इसमें बताता हूँ अभी आपको। तो दिए हुए किसी समय अंतराल पर जो रिएक्टेंट, अभिकारक या फिर प्रोडक्ट या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ पे आप पॉइंट याद रखेंगे, समय अंतराल पर। वहाँ पे क्या था, अभिक्रिया की दर में इकाई समय पर था, पर यूनिट टाइम पे था। यहाँ पे क्या है, इंटरवल ऑफ टाइम पे है। ठीक है, तो इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स किसी 5 मिनट में एक रिएक्शन का रेट देखिए, हम कॉन्सेंट्रेशन देखें किसका, मान लो कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं हम लोग रिएक्टेंट का। ठीक है, तो 5 मिनट में उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या था, R1 था। उसके बाद 10 मिनट बाद देखें तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, R2 हो गया। ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या है, आर एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, R2 माइनस R1, T2 माइनस T1। तो T1 क्या है यहाँ पे 5 मिनट है और T2 क्या है यहाँ पे 10 मिनट है। तो कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप देखोगे, मान लो यहाँ पर पहले 10 मोल रहा होगा, ये 10 मोल पर लीटर रहा होगा, तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा वो, है ना। मान लो 8 हो गया होगा, 8 मोल पर लीटर हो गया होगा। तो R2 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 10, समय क्या हो रहा है, T2 ज़्यादा है 10 मिनट और 5 मिनट, तो क्या हो जाएगा ये -2/5। तो किस में आ रहा है, ये निगेटिव में आ रहा है। क्यों निगेटिव में आ रहा है, क्योंकि हम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिए हैं। जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे तो समय के साथ क्या होगा, वो तो कम होते जाएगा। रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है टाइम के साथ क्या होगा, कम होगा, इसलिए किस में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है। तो ठीक है, रिएक्टेंट देख रहे हो R2 माइनस R1, तो कि इसको हम डेल्टा के फॉर्म में लिखें, डेल्टा R डेल्टा T। यहाँ पर डेल्टा का मीनिंग ये होता है लार्जर चेंज को दिखाता है। देख रहे हो आप, 10 मोल से 2 मोल हो रहा है, 8 मोल हो रहा है, मतलब 2 मोल्स पर लीटर चेंज हो रहा है, तो लार्जर चेंजेस। अगर बहुत कम अमाउंट में चेंजेस हो, बहुत कम 0.01 या 0.02 इस टाइप से अगर बहुत कम चेंज हो, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट, तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर से हम डिनोट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा औसत वेग का मीनिंग, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट फॉर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। किसी समय अंतराल पे अगर हम देखेंगे तब उसको हम बोलते हैं एवरेज वेग, औसत वेलोसिटी, औसत वेग। ठीक है, औसत अभिक्रिया की दर भी बोल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर को समझ लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट लिखा है, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर। इसमें क्या है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर एट पर्टिकुलर इंस्टेट ऑफ टाइम, एक क्षण पर, एक परमानेंट किसी विशेष क्षण पर, क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर इंस्टेट ऑफ टाइम को विशेष क्षण पर, विशेष समय पर, बहुत कम इंटरवल पर। मान लो 2 मिनट पे बोल रहे हैं तो 2 मिनट के आसपास का टाइम ही देखेंगे, 2 मिनट 10-12 सेकंड ऐसा करके समझ लो, बहुत ही कम इंटरवल पे, जिसके लिए हम क्या डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। डी मतलब स्मॉल चेंज को दिखाता है, बहुत कम। तो इस केस में क्या होगा, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर फॉर्म हो रहा है तो जो रेट होगा, अभिक्रिया की दर होगा, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, dR/dt। मतलब यहाँ पर डी क्या है, स्मॉल चेंजेस को दिखा रहा है। तो आपको औसत वेग, इंस्टेंटेनियस रेट, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, है ना। तो दोनों को आप अगर क्वेश्चंस में आता है दोनों में डिफरेंस क्या है तो आप इजी वे में लिख पाओगे। आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। उसको निर्धारण करने की विधि या फिर फाइंड करने की विधि आपको एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको ज़्यादा फोकस ना करें। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने अभिक्रिया की दर भी देख लिया और ये औसत वेग और तात्क्षणिक वेग देख लिया। अब हम 2 क्वेश्चंस लगाते हैं इस वीडियो लेक्चर में। अब देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 2NO गैस फॉर्म में दिया है, Br गैस फॉर्म में 2NO-Br फॉर्म हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें फाइंड करना है, अभिक्रिया की दर में इसको व्यक्त करना है। तो जैसे मैंने अभी बताया है वही क्या होगा, अभिक्रिया की दर या फिर क्या बोलेंगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा। को पता है NO क्या है, यहाँ पे ये दोनों क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट है, जबकि ये क्या है, प्रोडक्ट है।
तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कम होते जाता है ना। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो अभिक्रिया की दर क्या होगा, 1/2 माइनस होगा यहाँ पे NO का कॉन्सेंट्रेशन बाई dt होगा इज इक्वल टू, या तो हम लिख सकते हैं माइनस BR में तो कुछ है नहीं तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे D रहेगा, ठीक है। BR में क्या होगा, माइनस D BR2/dt होगा, या फिर इसी की इक्वल क्या लिखेंगे हम, प्लस के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, D NO BR और DT। ये जो ब्रैकेट बन रहा है स्टेप से कॉन्सेंट्रेशन को दिखाता है, और D लगा देते हैं तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है। तो इसका आंसर ये हो गया, वो समझ में, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा लेते हैं इससे, जो एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्या है, एक गैसीय अभिक्रिया की दर के अभिव्यक्त करना है इसको। रिएक्शन हमें दिया हुआ है 2NO2 + 2NO + O2, और हमें निकालना क्या, यदि NO2 की सांद्रता की घटने की दर इतना दिया हुआ है हो तो NO और O2 की सांद्रताओं की बढ़ने की दर हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या है, NO2 क्या है, एक रिएक्टेंट है जिसका सांद्रता क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होते जा रहा है, डिसअपीयरेंस होते जा रहा है, जबकि NO और O2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, रेट लिख लेते हैं, अभिक्रिया की दर क्या होगा आपको पता होगा, है ना। ये निगेटिव फॉर्म में होगा क्योंकि किसका कॉन्सेंट्रेशन है, ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस लिखेंगे क्योंकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ। और क्या होगा, 1/2 नहीं होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, O2 है, ओनली O2 है, यहाँ पे कोई भी स्टाइकोमेट्री यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 है, 2 था तो मैंने 2 और 2 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अभिक्रिया की दर हो गया जो हमें व्यक्त करना था। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट हम लिखते हैं, NO2 की सांद्रता घटने की दर, ठीक, घटने की दर, या फिर कंसंट्रेशन डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 देखते हैं तो क्या होगा, इसका क्या हो रहा है, माइनस 1/, इसको देखो 1/2 नहीं लिखेंगे, ओनली NO2 की सांद्रता की घटने की दर को क्या लिखेंगे हम, NO2/dt लिखेंगे। वैसे NO की सांद्रता, NO सांद्रता की बढ़ने की दर, क्योंकि ये क्या प्रोडक्ट में है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ने की दर देखते हैं तो क्या होगा, इसमें हम इसको भी लिखेंगे डायरेक्टली, NO और dt लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक है। वैसे क्या होगा, ऑक्सीजन है O2 की सांद्रता, टू सांद्रता की बढ़ने की दर, इसमें भी क्या होगी, इंक्रीज होगा, ये बढ़ने की दर प्लस O2/dt। ये हमें फाइंड करना है, ये हमें दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, घटने की दर दिया हुआ है ना, 6.0 10⁻14 मोल पर लीटर पर सेकंड दिया हुआ है। हमें इनका वैल्यू और इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कहाँ तक क्या दिया हुआ है, किसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। अब हम सिंपल से जो अपना ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है, एक इक्वल है, ठीक है। तो इन दोनों को पहले लिखता हूँ मैं, तो हाफ क्या है, D NO2/dt, इधर क्या है, प्लस हाफ D NO/dt, ठीक है। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, डायरेक्टली हम रख देंगे। तो मान लो देखो दोनों तरफ 2 है, 2 और 2 तो कट गया, और इसका वैल्यू क्या दिया है, इस वाले का वैल्यू दिया हुआ है ना, इस वाले का वैल्यू दिया हुआ है, डायरेक्टली हम रख देते हैं यहाँ से 6.0 × 10⁻14 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये किसके इक्वल हो गया, NO कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, प्लस के फॉर्म में होगा, क्यों, क्योंकि ये NO क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, NO क्या है, प्रोडक्ट है, तो उसका सांद्रता क्या होगा, बढ़ेगा। तो इतना अमाउंट ऑफ सांद्रता इसका क्या हो रहा है, NO का बढ़ रहा है। यही क्या है, NO की सांद्रता की बढ़ने की
दर हम निकल गए हमारे से जो क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पे NO2 की सांद्रता घटने की दर दिया हुआ है और NO तथा O2 की सांद्रताओं की बढ़ने की दर हमें क्या करना है, फाइंड करना था, तो हमने फाइंड कर दिया। अब हम देख लेते हैं O2 के लिए भी। देख रहे हो ये दोनों ये भी दोनों क्या इक्वल ही है ना, तो इनको भी सेम लिखते हैं यहाँ पर, हाफ NO2 बाई dt इसके इक्वल है DO2 बाई dt के। तो देखो हाफ तो रहेगा ही, साथ में इसका वैल्यू कितना दिया था 6.0 10⁻⁻14 मोल पर लीटर पर सेकेंड। एक इसके इक्वल ही है DO2 के इक्वल है dt, तो कट जाएगा 2 एकम 2 2 तिया 6, तो क्या हो गया 3 × 10⁻14 मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा तो DO2 बाई dt, DO2 बाई dt के इक्वल हो जाएगा। तो क्या आ गया, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या निकल गया, DO2 बाई dt का फॉर्मेशन रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर अभिक्रिया की O2 की बनने की दर क्या हो गया 3 × 10⁻14 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली बना लोगे। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा अभिक्रिया की दर, केमिकल काइनेटिक्स किस बारे में डील करते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हम लोगों ने देखे, औसत वेग देखा हमने, तात्क्षणिक वेग देखा, इंस्टेंटेनियस रेट देखा और हमने कुछ न्यूमेरिकल किए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका वीडियो समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रेट लॉ के बारे में समझेंगे और फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिटेल के से हम समझेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल पर बने रहें। धन्यवाद, थैंक यू।